जय हिंद दोस्तों। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है परिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत्र, जिसे हम इंग्लिश में इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम कहते हैं। आइए देखते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 ईस्वी में किया था। इकोलॉजी इकोलॉजी होता है, इकोलॉजी यह एक ग्रीक शब्द है। यह एक ग्रीक शब्द है। इकोलॉजी का संधि विच्छेद करने पर कॉज, जिसे हम हाउस बोलते हैं या हम कह सकते हैं घर। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, या हम बोल सकते हैं अध्ययन। इकोलॉजी यह एक ग्रीक शब्द है। इकोलॉजी का संधि विच्छेद करने पर इकोस प्लस लॉजी बनता है। इकोस का मतलब होता है हाउस या घर, लॉजीज का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन। इकोलॉजी को हम हिंदी में परिस्थितिकी कहते हैं। परिस्थितिकी कहते हैं। ये परिस्थितिकी होता क्या है? इसके अंतर्गत जीवधारी के वास स्थानों या उन पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जीवधारी या वास स्थानों के उन पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। आइए डिफिनेशन देखते हैं। वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही परिस्थितिकी कहते हैं। वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही परिस्थितिकी कहते हैं। पार्क 1980 में स्पष्ट किया है कि परिस्थितिकी अनेक अध्येताओं के लिए संरक्षण एवं पर्यावरण की पर्यायवाची है। फिर दूसरा देखते हैं। फ्रेडरिक के अनुसार परिस्थितिकी वर्तमान में मात्र जीव विज्ञान की एक संश्लिष्ट शाखा ही नहीं अपितु यह दृष्टिकोण बन गई है। फिर मेडॉक्स ने 1972 ने परिस्थितिकी को मस्तिष्क की एक दशा कहा है। किसको? परिस्थितिकी को। फिर दासमैन 1974 को एकीकृत करने वाला सामाजिक आंदोलन स्वीकार किया है। फिर यहां से देखते हैं। पार्क 1980 ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान समय में परिस्थितिकी के नियमों, संकल्पनाओं एवं सिद्धांतों का प्रयोग नियोजन में किया गया है। निक सिद्धांत परिस्थितिक तंत्र, ऊर्जा प्रवाह, पोषण स्तर, पदार्थों का पुनर्चक्रण, सहनशीलता की सीमा, वनस्पतियों में क्रमगत
परिवर्तन आदि संकल्पनाओं का विभिन्न नियोजन में प्रयोग किया गया है। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक, अजैविक संगठक, पोषण स्तर, ऊर्जा प्रवाह, भूजैव रसायन चक्र, प्रकाश संश्लेषण, आहार श्रृंखला, आहार जाल, उत्पादकता, स्थिरता, पादप जगत, जीव जगत, बायोम, पर्यावरण अवनयन, असंतुलन, प्राकृतिक आपदाएं, प्रदूषण एवं पर्यावरण प्रबंधन आदि का अध्ययन किया जाता है। किसमें? पारिस्थितिकी में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दूसरा समझते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। इसकी शाखाएं दो शाखाएं होती हैं। इसकी शाखाएं दो शाखाएं होती हैं। पहली शाखा होती है सामुदायिक पारिस्थितिकी, जिसे हम इंग्लिश में सिंकोलॉजी कहते हैं। दूसरी शाखा सैन्य पारिस्थितिकी, जिसे हम आर्कोलॉजी कहते हैं। सामुदायिक पारिस्थितिकी के अंतर्गत तीन शाखाएं होती है। आबादी पारिस्थितिकी, जिसे हम पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। दूसरी शाखा हो गई समुदाय पारिस्थितिकी, जिसे कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। तीसरी शाखा हो गई पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, इकोसिस्टमोलॉजी। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत दो शाखाएं होती हैं। जलीय पारिस्थितिकी, एक्वेटिक इकोलॉजी। दूसरा हो गया स्थलीय पारिस्थितिकी, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। जलीय के अंतर्गत दो शाखाएं होती हैं। स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी, फ्रेश इकोलॉजी। समुद्री जल की पारिस्थितिकी, मैरीन इकोलॉजी। समुद्री जल के अंतर्गत आता है समुद्र जल का पानी। स्वच्छ जल के अंतर्गत आती है सोते के जल, नदी का जल। ये सब स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी में आता है। फिर आता है स्थलीय पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत चार शाखाएं होती हैं। घास स्थल पारिस्थितिकी, वन स्थल पारिस्थितिकी, मरुस्थल पारिस्थितिकी, फसल उत्पादन पारिस्थितिकी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत में अवनलिका क्षरण गली इरोजन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? मालवा पठार। पठार क्षेत्र, मालवा पठार क्षेत्र, जिसे हम चंबल घाटी बोलते हैं। चंबल घाटी क्षेत्र। फिर दूसरा क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा लोएस्ट मैदान किस देश में उपस्थित है? संसार का सर्वाधिक लोएस्ट मैदान किस देश में उपस्थित है? चीन में। फिर तीसरा क्वेश्चन है, वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा कहलाती है वातोड़। मृदा में औसतन कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? 5%, 5.0%। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस मृदा में पाया जाता है? सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस मृदा में पाया जाता है? पीट मृदा में। प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है? प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड। प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड। क्लोरोफिल के निर्माण में अति आवश्यक तत्व कौन है? क्लोरोफिल के निर्माण में अति आवश्यक तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए अति आवश्यक तत्व कौन सा है? पोटेशियम।
फिर नवा क्वेश्चन है, वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। केशिका। केशिका जल। किस मृदा की जल धारण क्षमता अधिक है? अधो मृदा। जलक्रांत मृदा में किस प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं? मैंग्रोव वनस्पतियां। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पारिस्थितिकी कारक या वातावरणीय कारक भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में हम इकोलॉजी फैक्टर्स बोलते हैं। पारिस्थितिकी कारक होता क्या है, आइए समझते हैं। सभी जीवधारी अपने चारों ओर पाए जाने वाले वातावरण में निवास करते हैं। सभी जीवधारी अपने चारों ओर पाए जाने वाले वातावरण में निवास करते हैं, जिनके अंतर्गत भौतिक, जैविक, रासायनिक एवं वृद्धि कारक आते हैं, जिनका प्रभाव जीवधारियों के जीवन पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पड़ता है। उसे हम पारिस्थितिकी कारक कहते हैं। जैसे हम पौधों को भोजन बनाने के लिए CO2 तथा प्रकाश की आवश्यकता होती है। पौधों को भोजन बनाने के लिए CO2 तथा प्रकाश की आवश्यकता होती है, वैसे हमें सांस लेने के लिए O2 की आवश्यकता होती है। पारिस्थितिकी कारक या वातावरणीय कारक भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में हम इकोलॉजी फैक्टर्स बोलते हैं। पारिस्थितिकी कारक होता क्या है, आइए समझते हैं। सभी जीवधारी अपने चारों ओर पाए जाने वाले वातावरण में निवास करते हैं। सभी जीवधारी अपने चारों ओर पाए जाने वाले वातावरण में निवास करते हैं, जिनके अंतर्गत भौतिक, जैविक, रासायनिक एवं वृद्धि कारक आते हैं, जिनका प्रभाव जीवधारियों के जीवन पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पड़ता है। उसे हम पारिस्थितिकी कारक कहते हैं। जैसे हम पौधों को भोजन बनाने के लिए CO2 तथा प्रकाश की आवश्यकता होती है। पौधों को भोजन बनाने के लिए CO2 तथा प्रकाश की आवश्यकता होती है, वैसे हमें सांस लेने के लिए O2 की आवश्यकता होती है। वातावरण का प्रत्येक भाग जो जीवधारियों की संरचना एवं कार्यों पर निर्भर करता है, उसे हम वातावरणीय या पारिस्थितिकी कारक कहते हैं। पारिस्थितिकी कारक कितने प्रकार के होते हैं? 4 भागों में बांटा गया है। नंबर ए जलवायवी, नंबर बी स्थलाकृतिक, नंबर सी मृदी, नंबर डी जैवी। जलवायवी के अंतर्गत प्रकाश, तापमान, जल व वर्षा, वायुमंडलीय नमी, वायु के अंतर्गत वायु गति, वायुमंडल की गैसें। फिर आता है स्थलाकृतिक, ऊंचाई, ढलान के अंतर्गत ढलान की मात्रा, ढलान की दिशा, खुलाव। फिर आता है मृदी कारक, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, शैवाल, मृदा जल, मृदा वायु, मृदा जीव, मृदा अभिक्रिया। फिर आता है जैवी कारक, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक, चरने वाले पशु, परजीविता, सहजीविता, मृतोपजीविता, अधिपादप, कीट, भक्षी, पौधे। ये सब पारिस्थितिकी कारक हैं, या हम इकोलॉजी फैक्टर कह सकते हैं, या हम वातावरणीय कारक भी बोल सकते हैं।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।